जैसे मान लीजिए ना कि एक फंक्शन ले रहा आपके साथ, एक फंक्शन लिया, मान लीजिए कि x क्यूब दे रखा है, ठीक है, और ये फंक्शन जो डिफाइन है वो डिफाइन है r से r के बीच में, है ना। ये फंक्शन जो डिफाइन है r से r के बीच में है और ये वो फंक्शन है। यानी इसने कहा क्या है, वो सिंपल सी बात समझिएगा कि आपको जो ग्राफ बनाना है फंक्शन का इस डोमेन में बनाना है, तो डोमेन x बिलोंग्स टू r दे रखा है। हम ये जानते हैं कि सर ये रेंज नहीं होता, ये रेंज नहीं, ये कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यह देखेंगे कि फंक्शन जो दे रखा है fx = x क्यूब दे रखा है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको उसका ग्राफ आता है तो बिल्कुल सभी को आता है इसका ग्राफ। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ ऐसा है, सही है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि सर इस ग्राफ के, मैंने बोला था कि काइंड्स ऑफ फंक्शन को चेक करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। मैंने बताया था कि पहला, कभी भी फंक्शन का इस तरह का से वेरिएबल आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, है ना, इंटीजर हो, या फिर इंटीजर से लेके नेचुरल नंबर हो, या फिर होल नंबर से इंटीजर हो, या होल नंबर से होल नंबर हो, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग मैपिंग यूज करते हैं। मैंने कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा रखा है, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कभी भी इस तरह का प्रोफाइल आपको दिखे कहीं भी क्वेश्चन में कि देखो ऐसे मैपिंग करना है, लेकिन सर क्या यहाँ पे मैपिंग नहीं कर सकते क्या? नहीं, यहाँ पे मैपिंग नहीं करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर, है ना, इंटीजर या किसी भी नेचुरल नंबर पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा बिलोंग्स टू बात कब कर रहा है, मतलब डोमेन का मतलब x बिलोंग्स टू r है, जिसमें रैशनल इरेशनल नंबर सभी कुछ आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो इस तरह में क्या करते हैं, मैपिंग यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर ये क्वेश्चन मैपिंग का नहीं रहा, ये पोर्शन नहीं रहा, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग दूसरा क्या करते हैं कि देखते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। दिए गए डोमेन में फंक्शन का ग्राफ आता है कि नहीं आता। अगर फंक्शन का क्वेश्चन जो दे रखा है या जो फंक्शन दे रखा है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो जिसका ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, तो हम उसको ग्राफिकली देख लेंगे। अभी कंपलसरी नहीं कि सर हर क्वेश्चन का ग्राफ मेरे को आता ही है, ठीक है, लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस के लिए बात कर रहा है कि अगर फंक्शन का आपको बेसिक फंक्शन का ग्राफ अगर आता है तो ग्राफ से भी हम लोग चेक कर लेंगे कि वो पॉइंट कौन सा फंक्शन है, वो किस काइंड का फंक्शन, ठीक है। फिलहाल के लिए बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने बोला था कि आपको 1 1 on 2 चेक करने के लिए, है ना, ग्राफिकल वे में क्या करते हैं कि फंक्शन में पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफ को एक जगह पे काटा जा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि एक जगह पे कट रहा है तो याद रखना कि वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। एक जगह कटा फंक्शन के डोमेन में, अगर एक जगह पे कट रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। तो मैं इसको कहता रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन 1 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आता है कि सर ये ऑन टू होगा कि इनटू होगा, तो मैंने बोला था कि अगर, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैंने बोला कि रेंज ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाए तो समझ जाना कि ठीक है ना। अपना स्पीकर जरूर ऑफ रखेंगे, ध्यान समझिएगा। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी फंक्शन का रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन सर मान लीजिए कि रेंज ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो सीधा बोलना ये इनटू, सही है। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा कि फिलहाल हमने ये देख लिया है कि सर ये ग्राफ जो है 1 1 फंक्शन, अब ये ऑन टू है कि इनटू, इस बात पे डिपेंड करता है। तो ऑन टू इनटू किसमें देखना है, इस डोमेन में। अब इसका रेंज निकालना है, सीधा सीधा ऑन टू या इनटू देखने के लिए हम लोग फंक्शन का रेंज निकालते हैं। अब रेंज निकालने के लिए ग्राफ में इधर वापस से प्लॉट कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, रेंज बहुत ही आसान इसका निकालना। रेंज कैसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है। तो रेंज देखेंगे यहाँ से देखते हैं पूरा है, यानी क्या, इस फंक्शन का y जो है बिलोंग्स टू r है, यानी रेंज जो आया r आया, और इसका कोडोमेन भी देख रहे हो तो r है, ठीक है। दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा हो गया, सही है। उठाओ उसे देख लो। यस सर, समझ आ गया। आगे बात करते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा दिया था उसके ध्यान से और बात कर रहा हूं मैं, हाँ। फिर से रिपीट करूंगा, अगर बाय इस तरह का और थोड़ा डाउट है तो मैंने बेसिक अभी थोड़ा बता दिया है, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कॉपी को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करें, उसमें कोई डाउट आता है तो मेरे से, ठीक है। तो फिलहाल हमने पिछला क्वेश्चन जहां तक भी करा था तो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। हमने क्वेश्चन कर लिया था 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन हो जाता है, हमने यहाँ तक कर सर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तक कर लिए थे सर। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तक किया था सर 22 तक किए थे। और 22 तक, यस सर। लास्ट क्वेश्चन 22 था। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। मैं रिपीट करता हूँ कि 1 से लेकर के 21 यानी 22 तक किसी को फिर से कोई डाउट है तो कितना भी लिखवा सकता है। नए बच्चे हाँ, किसी का भी 1 मिनट टाइम देता हूँ, जल्दी सोच बताओ कोई भी क्वेश्चन में, है ना। किसी को भी डाउट है 1 से 21 में तो मेरे से पूछ सकता है कि यहाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है ना। जरा आराम से सोच लो, तब तक मैं जरा थोड़ा सा इंक्लिंग भर लो अच्छे से।
ठीक है, चलो भाई, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो चलिए 22 से लेकर के, है ना, 22 से 27, है ना, 27 तक में, 27 भी नहीं लेता, 22 से 25 भी, किसी को कोई डाउट है? 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक में, 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक में किसी को कोई डाउट है? सर 24 चलिए बढ़िया, 24 पे देखते हैं, आइए सभी लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यहीं पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 20, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22 से लेकर के 25 में एक डाउट आया, 24, किसी को 25 में एक डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, 24 देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे, fx इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे x³ - 1, ठीक है, और इसमें आपको बोला है कि फंक्शन का डोमेन जो दे रखा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन दे रखा है वो कर्ली ब्रैकेट में डिस्क्रीट एलिमेंट दे रखा है 1 2 3, सही है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, डोमेन में ये पॉइंट रखते चले जाना है। चलो डोमेन रख दो इसको, जल्दी जल्दी से कितना है बोलो, f0 पे आ गया आपका -1, है ना, और यहाँ पे f1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब -1 = 0, और इसके बाद f2 पे कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 2 का क्यूब -1 = 7, और f3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 27 - 1 = 26। ये आ गया। इसका क्या मतलब समझना चाहिए, इसका मतलब ये है, अगर मैं बात करूं कि ये फंक्शन का डोमेन है, मान लीजिए कि ये सेट A है और ये सेट B है, ध्यान समझना, मेरे को सेट B नहीं पता कितना देता है, लेकिन ये जानता हूं कि क्या क्या आया, और इसको मैं मान लेता हूं कि ये रियल नंबर है, समझना कैसे, ये रियल नंबर है, सेट B जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहा हूं, जिसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो सेट में डोमेन में क्या क्या लिखा, 0 1 2 3 4, सही है। अच्छा क्वेश्चन में लिख लो फिर से, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पे ये आने के बाद में ये फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 ऐसा करके, 26 तक, और क्या क्या आ रहा है बीच में, 7 भी आ रहा है, 0 आ रहा है, 26 आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -1 1 3, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 7 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, और 7 आ रहा है, डोमेन में तो 4 नहीं है। ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, इसमें कहा है कि एक फंक्शन है जो डिफाइन है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब समझना, 0 रखने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 रखने पे -1, 0 रखने पे आपका -1 आया, ठीक है। अच्छा सर ये आपने कैसे माना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे लिख तो दिया, आपने समझा नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी फंक्शन का कोड डोमेन प्रोवाइडेड ना हो, अगर डोमेन प्रोवाइडेड हो और कोड डोमेन प्रोवाइडेड ना हो तो हम लोग कोड डोमेन को रियल नंबर मान लेते हैं। रियल नंबर का मतलब -∞ से इन्फिनिटी पे जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर है सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये -∞ तक जा रहा होगा ऊपर तक, ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो फिलहाल फिर 1 रखने पे आपका 0 मिला, अगला देखते हैं 2 रखने पे आपको 7 मिला है, और 3 रखने पे आपको 26 मिला है, ठीक है। अब समझना अच्छे से, की बात को समझना, यहाँ पे आपने जो देखा है इसको कहते हैं, जिस एलिमेंट को आपने रखा उससे जो वैल्यू मिला उसको कहते हैं इमेज। रिपीट कर रहा हूं फिर समझना, जिस फंक्शन में जिस पॉइंट को आपने रखा यानी डोमेन को रखा, डोमेन रखने पे आपको जो वैल्यू मिलता है उसको कहते हैं रेंज, और वो रेंज को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन का कहते हैं इमेज। तो यहाँ पे जो आपका इमेज आया है ना, याद रखिएगा, इमेज जो आया है आपके सामने -1 0 4 7 26, सही है, ये आपका इमेज आ रहा है। लेकिन अब समझना, इस एलिमेंट्स का जो भी यहाँ पे आपको तीर दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे कह सकते हैं इस एलिमेंट का ये सारा क्या है, इमेज है, इस एलिमेंट का ये सारा इमेज है। तो सर इस एलिमेंट का ये क्या है, प्री इमेज है, बात समझ में आ रहा है। तो आपसे प्री इमेज मांगा जा रहा है, क्या मांग रहा है, इमेज मांग रहा है, प्री इमेज मांग रहा है। एक मिनट, अच्छा इसने डोमेन ऑफ जैसे इन्वर्स मांगा, चलिए ठीक है। तो ये fx इक्वल टू ये रहेगा आपके सामने x³ - 1, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि f इनवर्स जो होता है, याद रखिएगा समझदार से, कि कोई फंक्शन fx डिफाइन है a से b में, ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन डिफाइन है a से b में, तो ये होता है उसका डोमेन ऑफ फंक्शन, ये होता है रेंज, सॉरी कोड डोमेन ऑफ फंक्शन, ध्यान समझना। और अगर मैं f इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब वो नंबर और ऑनटू हो, तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये b बन जाएगा और ये a बन जाएगा। इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है, इस फंक्शन के लिए कोड डोमेन है, ठीक है। लेकिन इनवर्स में ये क्या बन जाएगा, इसका डोमेन और ये क्या बन जाएगा, रेंज, क्योंकि ऑनटू फंक्शन होगा तभी वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सीधा सीधा f इनवर्स और b मांगा जा रहा है, तो ये इधर घूम जाएगा ना, ये घूमेगा, जब घूमेगा तो कौन सा आंसर है, ये कौन सा है, सही है। सर थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए सर।
चलिए फिर से समझ लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बी में आपका जो भी वैल्यू आया है, याद रखिएगा, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये फंक्शन है और उस फंक्शन का ये डोमेन है, ठीक है। तो इसका मैंने Yes, क्या sir. करा, इस अब उसने क्या कहा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, इसने क्या करा, इसने बोला कि आपको बताइए कि एफ इनवर्स बताइए आप, सही है। तो एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन ऑन वन और ऑन टू हो, सही है ना। तब मैं बताता हूँ कि फंक्शन का जो डोमेन था, मैं सपोज कर रहा हूँ फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी में, और ए जो आपको मिला है वो दिखा दे रहा हूँ आपके सामने, ए जो दे रखा है ये है, सही है ना। ए में दे रखा है 0 1 2 3, और बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे दे रखा है आपको, सही है। तो बी मान लिया कि मैंने निकाला, लेकिन पॉइंट को रख के यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, समझना अच्छे से। क्या गया, -1 0 7 26, सही है। अच्छा बीच में 4 भी आएगा, नहीं 4 नहीं आया, 4 नहीं नहीं आया, सर, 4 तो इसमें नहीं है ना, हाँ चलो ठीक है, 4 नहीं है इसमें। No. अच्छा अब क्या करते हैं, ये अगर फंक्शन का समझना, ये डोमेन है और ये इसका रेंज है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि ये रेंज है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। फिर समझना, अब मेरे को एफ इनवर्स चाहिए, तो इसने एफ इनवर्स निकालने के लिए साफ साफ कर दिया कि फंक्शन 1 1, तो 1 1 और 2 का मतलब क्या, ये कोडोमेन क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, सही है। अब मैं इसको इधर घुमा दे रहा हूँ, सही है। जब ये घूमेगा तो ये फंक्शन डिफाइन होगा बी से ए, सही है। अब ये एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ एफ Yes, sir. इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा, रेफ ऑफ, है ना, ये हो जाएगा अपना रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसका सिंपल सा लॉजिक ये हो जाएगा कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स का मतलब हो गया बी का सेट का एलिमेंट बता दो, बी कौन है अपना, ये, सही है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, जिनको लिखना लिख लीजिएगा। सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे आप सीधा सीधा, कि डोमेन अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन। अगर एफ इनवर्स चाहिए तो ये कोडोमेन ही रेंज बन जाएगा, याद रखना, कोडोमेन ही रेंज बन जाएगा अगर एफ इनवर्स निकालना है तो। और एफ इनवर्स क्या बन जाएगा, बी से ए भागेगा, अब ये डोमेन का काम करेगा और ये सीधा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स का मतलब उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो हमने 25 तक अभी देख लिया, 25 से लेकर 30 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 26 ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, 25 से 30 में 26, 25 से लेकर के 30 में क्वेश्चन नंबर 26। और किसी को डाउट है कुछ, 26 के बाद 28 कौन सा, 28 28, 26 के बाद 28, 28 के बाद 25 से 30, 30 30, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देख लो, 25 से 30 के बीच में 3 डाउट आ रहे हैं, 26 28 30, और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। सर 27 27, बहुत बढ़िया। एक घटरा भाई साहब 25 भी बोली दो। नहीं चलो ठीक है, No, sir. कोई बात नहीं। 25 हो सभी ने बनाया होगा। अच्छा 25 में जो जनरल से बात पूछता हूँ, किसी ने बनाया 25 कैसे बनाया, यस सर, रैशनलाइज कर दिए थे उसको। कंपोनेंट रैशनलाइज किया होगा या फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज किया होगा। हाँ सर, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलो बहुत बढ़िया। खैर चलिए देखते हैं 26 हम लोग देखते हैं 26 क्या कहना चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना बहुत अच्छे से, देखो ध्यान से, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा कहा जा रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे कि एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन जो है ना वो डिफाइन है x के वैल्यू के लिए 0 से 1 के बीच में। फिर से समझना, ये फंक्शन डिफाइन है x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। तो बोला ना कि डोमेन बताओ, देन डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ, यहां पे रख दिया उसने ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर यही दे रखा है, हाँ यही दे रखा है। अब सुनना अच्छे से, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, फिर तो समझो भाई साहब। f के अंदर जो आपने रखा हुआ है वो तभी डिफाइन हो रहा है जब आप x का वैल्यू -1 से बदले, सही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बिकॉज ऑफ fx जो है वो डिफाइन है, यहाँ पे लिखेंगे fx जो है डिफाइन है x 0 से बड़ा 1 से छोटा। देन अपने को देखना है कि f ऑफ ln यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कब डिफाइन होगा, है ना, कब डिफाइन होगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेते हैं, समझना अच्छे से। तो ये कब डिफाइन होगा, इसने क्या करा, इसी फंक्शन में इस x के जगह ये पूरा बैठाना चाह रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, fx के जगह x है तो यहाँ x 0 से 1 के बीच में है, तो बोला कि इतना यानी x के जगह मैं अगर ये रख दूं तब ये डोमेन कहां से कहां लाई करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, x के जगह आपको इक्वेशन 1 में रखना, पुट कर देना है x इक्वल टू, है ना, ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इन 1, तो सिंपल सा बात है, क्या करेंगे आप लोग,
जीरो से बड़ा है ना, यहाँ लिखेंगे x का जगह कितना ln, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है। चलो और बात करते हैं, अब समझना अच्छे से। ये ln का मतलब सभी लोग समझते हैं, ln x का मतलब ही होता है log बेस ex, ये नेचुरल लॉग है भाई साहब, समझना अच्छे से, सही है। यानी क्या मतलब कि ln x बोलिए या फिर log के अंदर जो बेस है उसका e लेंगे, बस वो था। तो यहाँ हाइट जो दे रखा है log के अंदर बेस को ओपन कर दिया, तो मैं लिखता हूँ जीरो लेस देन, यहाँ लिखेंगे log बेस e 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो नहीं आते। अब क्या करेंगे कि इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग जैसे मैं काटूंगा तो ये इधर जाएगा, बेस इधर और बेस इधर। याद रखना साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि लॉग का बेस अगर 1 से छोटा होता है तब साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होता है, क्योंकि e का वैल्यू होता है 2.7 जो कि 1 से बड़ा है, तब हटाने पे इसका साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ एरर आ रहा है ना, टेक्निकल एरर। तो कोई स्क्रीन शेयर कर दिया, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? नो सर। यस सर। यस सर। नहीं एक्चुअली क्या मेरे स्क्रीन पे कोई नहीं दिख रहा ना, वाइट वाइट हो गया। मैं दिख रहा हूँ सभी को? मेरे भी स्क्रीन पे यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे सभी। हाँ चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मैं इसका एंटी लॉग लूंगा। एंटी लॉग का मतलब ये लॉग उड़ाऊंगा, ये से ई इधर आएगा, ये वाला ई उधर जाएगा, तो इसको क्या लिखना है, e के पावर 0 लेस देन, यहाँ पे है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लेस देन कितना आ जाएगा, इक्वल टू में यहाँ से चला गया e के पावर 1। यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, सही है। अब क्या करना है कि ये आ गया 1 लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू e। अब यहाँ 1 इधर भी घटाना है, 1 इधर भी घटाना है, क्योंकि वैल्यूज ऑफ x चाहिए अपने को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 लेस देन, यहाँ पे 1 हटाया तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 को उधर भेजा तो ये -1, और इधर आ गया e, सही है। अब देखते हैं ये 0 से बड़ा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इधर करेंगे लेस देन e माइनस 1। यहाँ तक में किसी को डाउट पूछ सकता है। अगला स्टेप क्या करना है, सुनना, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरे को x का वैल्यू निकालना है। तो ये लिख रहा है 0 माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस e, सही है साहब। अब समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना, ये 1 माइनस e जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि e का खुद का वैल्यू 2.7 है, तो 1 में से कुछ भी घटाओ नेगेटिव। ध्यान समझना, ये लिखा लेस देन एक्स स्क्वायर और ये लिखा लेस देन इक्वल टू 0। अब बताएं एक्स स्क्वायर क्या नेगेटिव से बड़ा होता है? हाँ हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा बड़ा होता है। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। अच्छा इधर क्या होगा, क्या ये 0 से छोटा होगा? कभी 0 से छोटा नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू 0 जरूर होगा। तो इधर से कितना आ गया, x इक्वल टू 0। अब बता, इसका आंसर 1 और इसका आंसर 2। और मैंने आपको बताया था कभी भी डोमेन के क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू r आ जाए तो उसको इग्नोर करते थे, बेकार है हमारे लिए r। इसलिए x का आंसर कितना आ गया, बिलोंग्स टू 0। डाउट है किसी को? थोड़ा सा भी किसी को लग रहा है कि सर बहुत ही परेशानी हो रहा है ये क्वेश्चन में, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आवाज जा रही है सभी को? हाँ सर ठीक है हो गया। नोट कर लो भाई जिनका भी डाउट था। चलिए 26 खत्म होता है, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो 26 के बाद जो आता है अगला क्वेश्चन वो देखते हैं हम 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर क्या, 28। चलिए मैं देख लेते हैं 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखना है। 28 कह रहा है कि fx इक्वल टू आपके सामने दे रखा है e के पावर में 3x, ठीक है साहब। कॉमन दे रखा है gx दे रखा है log बेस ex, है ना। ln x को मैं बोल रहा हूँ log बेस ex से हो, x ग्रेटर देन 0 इसलिए बोला गया कि log तभी डिफाइन हो पाएगा, ठीक है। आगे इसने बोला कि देन पता है f के अंदर o ऑफ gx, है ना। f ऑफ gx पूछा जा रहा है आपसे, f ऑफ gx। भाई साहब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, f के अंदर में gx रखते हैं आप, fog x निकालना आपने को। तरीका क्या था किसी को याद है? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। fog x का मतलब क्या है, f के अंदर gx को रखो। तो बिकॉज हम लोग जानते हैं कि fx कितना दे रखा है, fx दे रखा है e की पावर 3x,
और f के अंदर क्या रख देना है, gx। तो जहां जहां x है वहां वहां gx रखें, gx। और gx साहब कितने थे, gx साहब आपको ln x है, बेसिकली लिखो यहाँ पे gx जो है आपका, gx आपका log बेस ex, तो मैं लिख रहा हूँ e की पावर 3 log बेस ex। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा। सर 31। पहले 30 देख लेते ना, 28 के बाद सॉरी 27 छूट गया है क्या? हाँ सॉरी सर। मैंने 27 यस छूट गया, सर। 27 ले लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल 27 छूट गया है। 27 देखते हैं। हाँ अच्छा, इसको सॉल्व तो कर लेना भाई में। ये आ गया e की पावर log बेस e x क्यूब, ये हट जाएगा अपने आप। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन पूछा था सभी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कराया रखा है यहाँ पे, यहाँ 27 में, हाँ 27 नंबर में ले रहा हूँ क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है r से r में, बहुत अच्छे से समझना, r से r में, और उसने कहा कि fx जो दे रहा हूँ वो x³ + 1 है, सॉरी x³ + 3 है। gx एक फंक्शन है, gx जो डिफाइन है वो r से r में है, और वो भी gx जो दे रखा है अपने पास में वो 2x + 1 है। तो उसने बोला कि भाई साहब बताओ देन, है ना, देन उसने पूछा है कि f इनवर्स, है ना, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ 23 इसका वैल्यू क्या होगा, आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्डों पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए कहना क्या है इसमें, सिंपल सा समझना अच्छे से, चीजों को मैं बताना चाह रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पे पहले तो ये समझ लो, है ना, इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है समझो ध्यान से। अगर मैं 4 का x लिख रहा हूँ, समझना, और होल इनवर्स कर रहा हूँ, तो याद रखना कि इनवर्स में जो प्रॉपर्टी होता है रिवर्सिबल, यानी रिवर्स में ओपन होगा। रिवर्स में कैसे ओपन होगा, लिखेंगे g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर f ऑफ gx लिखा हो तो इसको कैसे लिखेंगे, है ना, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ये रिवर्स में ओपन होगा, तो ध्यान से समझना ये दे क्या लगा है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स 23। तो ध्यान से समझना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, चीजों को समझना, अभी रिपीट कर रहा हूं। ऑफ इनवर्स का मतलब है गॉस इनवर्स f इनवर्स, यानी g इनवर्स f इनवर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो समझना इसको क्या समेट कैसे लिख सकता हूं, g के अंदर, है ना, GOFX, है ना, GOFX। g ऑफ fx का क्या मतलब होगा यहाँ पे समझना अच्छे से। क्या इसको इनवर्स लिख सकता हूँ, और ये इनवर्स किसके बराबर होगा, मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ कि ये f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ 23। यहाँ पे x के जगह पे 23 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23। पहले चेक करो ये सही लिखा है गलत लिखा हुआ है, बस दिखा रहा हूँ फॉर्मूला। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको भी समेट करके वापस ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। इसको रब करने का मतलब ये इसके बराबर है। अब सुनना, इसको मैंने मान लिया कि सर ये t है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन हो कि f दे रखा हो, g दे रखा हो, उसका इनवर्स का हर कुछ वैल्यू देकर के आपसे आंसर पूछ ले, तो मैंने इसको t मान लिया, समझना अच्छे से। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ sin इनवर्स x = y, तो आप कह सकते हैं x = sin y, लिख सकता हूँ कि नहीं। इनवर्स को मैं उधर लेके चला गया, तो मैं इस इनवर्स को पूरा उधर लेके जा रहा हूँ, समझना। तो इस इनवर्स में पहले इसको लिखने का तरीका समझना कि ये लिखा हुआ g इनवर्स ऑफ 23 = t। ठीक है, अब इसको मैं इस पूरे को उधर लेके जा रहा हूँ, तो इसको लिखा 23 लिख रहा हूँ g ऑफ, है ना, g ऑफ ft, यानी क्या हो गया कि 23 g के अंदर में जो लिखा वो ft लिखा हुआ है। सही है, अच्छा एक बात बता, बिकॉज मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि fx कितना दे रखा है, fx दे रखा है ये साहब, ये पूरा का पूरा, यानी कितना, fx = x³ + 3। तो सर कल के डेट में f की जगह t आ जाए तो t की जगह रखेंगे सर यहाँ पे t³ + ft का वैल्यू मिल गया, ft का जो वैल्यू मिल गया यहाँ पे रख दिया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से। 23 = g के अंदर मैं लिख रहा हूँ ft का वैल्यू ये रहा अपने पास में, ये लिख रहा हूँ t³ + 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा अब देखना gx कितना दे रखा है, gx तो ये दे रखा है सर, तो gx x के जगह ये है, तो जगह है, तो यहाँ 2x + 1 है, तो आप बताना x के जगह क्या रख दिया है, t³ + 3। तो रख दो पूरा, 23 = यहाँ पे रख रहा हूँ 2 × x के जगह पे क्या रखूंगा यहाँ पे t³ + 3 और प्लस का 1। ध्यान से समझना, ये 23 है, इक्वल लिख रहा हूँ t³ = प्लस का 7 6 और ये +1 7। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इधर तो इधर आओगे तो 16 आ जाएगा, ये 2 to q यहाँ पे आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि ये 8 = tq, है ना, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि t = 2 आ गया साहब। सही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इसको क्या माना था, इसको माना था t, भाई सीधा सीधा लिख दो ना, GOF का इनवर्स,
है ना 23 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा सुनना एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है ना ऑफ 23 इज इक्वल टू टी और टी का वैल्यू कितना आया है 2 कॉपी करो किसी को डाउट कॉपी कर लीजिए जिनको डाउट है चलिए ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं अगला जो डाउट था 27 26 कितना 31 31 से पहले एक मिनट मैं 31 से पहले आना चाहता हूँ किसका सर 29 भी था किसी का डाउट सर 30 था सर 30 भी ले लूंगा पहले मैं पूछ ले रहा हूँ 29 किसी का डाउट था मैंने रब कर दिया वहां पे नो सर 29 किसी का डाउट नहीं था 30 यस सर चलिए 30 पहले मैं देख लेता हूँ अब हम लोग का जो ये फंक्शन जो खत्म हो गया ये कह सकते हैं आप कंपोजिट फंक्शन खत्म हो गया भाई अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन पे पीरियोडिक फंक्शन है ना पीरियोडिक फंक्शन पे जो क्वेश्चन है उस पे बात करते हैं ठीक है सिंपल सा बात रखना भाई देखना जरा ध्यान से पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है मैं सीधा बोल रहा हूं कोई भी फंक्शन एक मान लीजिए किसी भी फंक्शन में है ना x प्लस टी रखने पे वापस से fx आ जाए ध्यान रखना लेट कर रहा हूं यहाँ पे y इक्वल एक फंक्शन है और याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई t एक पॉजिटिव क्वांटिटी है सिंपल सा याद करना पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या समझते पहले ध्यान से कोई भी फंक्शन y इक्वल टू fx है और कोई भी नंबर लीस्ट पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं लीस्ट पॉजिटिव की बात कर रहा हूं कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है छोटा पॉजिटिव तो कोई फंक्शन है और एक कोई लीस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है और अगर इस लीस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी को फंक्शन में जाके जोड़ दूं जोड़ने के बाद अगर वो वापस से वही फंक्शन आ जाए तो समझ जाना कि ये पीरियोडिक फंक्शन है ना ये पीरियोडिक फंक्शन है भाई साहब और अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है हैविंग पीरियड इसको लिख लेंगे हैविंग पीरियड इज इक्वल टू टी याद रखिएगा ये टी जोड़ने पे अगर वापस fx आ जाए तो यही इसका पीरियड कहलाएगा और ये फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा सिंपल सा बात है जो पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा बात कर लेता हूं आपके साथ मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप फटाफट समझ लीजिए ठीक है अगर मैं लिख रहा हूं fx + 3 बराबर fx तो बता सकते हैं इसका पीरियड कितना आएगा 3 हाँ बिल्कुल t = 3 है भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सही है अब सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल अब एक रिजल्ट लिखता हूं फटाक से जो आप जिसने मेरे से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा उसकी बात कर रहा हूं f(x + a + fx + b = k दे दे क्या दे दे t है ना k तो सिंपल सा आपको t निकालना है यहां 2 टाइम्स mod of b - a ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया 30 क्या है फिर से रिपीट कर रहा हूं a की जगह कितना दे रखा है 1 लिखा किसी को b की जगह कितना दे रखा है 2 और 2 नहीं है 3 है सही है ना साहब तो इसलिए अगर मेरे को t चाहिए तो t = लिखूंगा 2 टाइम्स b - a = क्या 2 इधर लिखूंगा 3 - 1 क्या गया 4 लिख लीजिए ठीक है यस सर जरूर याद रखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट चलिए तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 30 से लेकर के 35 के बीच में कोई डाउट है तो पूछिए 31 बहुत बढ़िया मैं बोर्ड पे एक मिनट मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं हां देख लेना किसका 32 डाउट होगा 32 के बाद चलिए और बताइए 32 के बाद 34 यस सर 35 34 के बाद 35 बहुत बढ़िया 35 के ले लेते हैं यार एक छूट गया यार क्या उससे वो बन गया सर 34 हाँ 34 ले लीजिए चलिए बहुत बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है जल्दी से 1 मिनट में खत्म करते हैं मैं इसको रब कर रहा हूँ
चलिए भाई 31 पे आते हैं। 30 हम लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 31 पे आते हैं। 31 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो 31 से पहले ना ध्यान समझते, चलो 31 ले लेता हूँ। 31 क्या दे रखा है, एक फंक्शन है x प्लस ए प्लस ऑफ सॉरी माइनस दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा, ध्यान समझना, मैं जो लिख रहा हूँ चीजों को समझना है। इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये 31 है, 32, 34, 35, ठीक है। चलिए ध्यान समझना। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, अगला जो लिख रहा हूँ समझना, आप बोर्ड पे ध्यान देना कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। साइन में देखिएगा जो पाई एक्स चल रहा है साइन में, वो देखिएगा कि ऑड पाई चल रहा है। किसी ने देखा साइन पाई एक्स, साइन 3 पाई एक्स, डॉट 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 डॉट, साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई एक्स। किसी ने समझ लिया कि हाँ सही लिखा हूं मैंने? अरे मैंने साइन के सारे अलग कर लिए, और साइन जो चल रहा है वो ऑड पाई में चल रहा है, देखो अच्छे से, सही है। अच्छा प्लस में, अब मैं कॉस वाले को अलग कर लेता हूँ। कॉस में देखना इवन पाई चल रहा है, यानी क्या, कॉस 2 पाई एक्स, कॉस 4 पाई एक्स से लेकर के प्लस में कॉस 2n पाई एक्स, सही है ना, 2n पाई एक्स, यही तरीका से। हाँ चलिए बढ़िया। अब इसका अपने को क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, सिंपल सा बात। अच्छा ये डिफाइन किसके लिए, इसने बोल दिया ए बी बिलोंग्स टू आर है, समझना। बच्चे लोग इसमें बहुत प्यार से जो फंसे होंगे पहला स्टेज कि सर ये कैसे अलग होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब उसने तेरे को कहा ना साफ साफ कि ए और बी दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो वो इंटीजर भी तो हो सकता है, सही है। तो रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी भी किसी को पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस इंटीजर, मैंने सिखाया था कि इंटीजर बाहर कूदेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स प्लस इंटीजर बाहर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। सही है। तो मान लिया यहाँ पे कि ए और बी दोनों इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? कि भैया ए दोनों बी कैसे नंबर है, रियल नंबर है, तो उसी में वो बिलोंग करेगा। इंटीजर भी लेट कर लिया कि ए और बी इंटीजर ले रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा तो इंटीजर लेने का मतलब हो गया, सिंपल सा बात। अगला स्टेप जो लिख रहा हूं समझना, fx इक्वल टू लिखा आपके सामने, x प्लस ए तो चुपचाप बैठेगा, माइनस में अब यहाँ पे b जो है वो इंटीजर है, तो बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ b, प्लस नहीं माइनस ऑफ b, क्योंकि ये माइनस एंट्री करेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लस अब पूरा साइन का जितना फैमिली है उसको लिख देता हूं मैं, साइन पाई एक्स प्लस साइन 3 पाई एक्स, सही है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा ऐसे करते करते मैं लिख रहा हूं प्लस में साइन का 2n माइनस 1 इंटू में पाई एक्स, सही है। अच्छा प्लस में यहीं पे लिख रहा हूं cos 2 पाई एक्स प्लस cos 4 पाई एक्स से लेकर के यहाँ पे लिख रहा हूं cos 2n प्लस पाई इंटू में एक्स। यहाँ तक आ गया भाई। अब एक चीज आप ध्यान समझना कि ये a और b एक छोटा सा आराम से पीरियोडिक फंक्शन में छोटा सा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भूल लो एक मिनट के लिए। आइए सभी लोग से बात कर लेता हूँ। फंक्शन दिया fx इक्वल टू साइन एक्स, तो सभी को पता होगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। फंक्शन दिया fx इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका पीरियड सभी को पता होगा कि इसका पीरियड 2 पाई होता है, सही है। अब मैंने बताया था किसी भी फंक्शन में फंक्शन के एंगल में कभी भी छेड़छाड़ अगर होगा तभी फंक्शन का पीरियड बदलेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो पीरियड जो 2 पाई है वही रहेगा। इसका मतलब क्या समझना चाहिए, इसके आगे मैं मल्टीप्लाई करूं, इसके पीछे मैं कुछ घटा दूं, इसके नीचे कुछ लगा दूं, इसको रूट में लेकर जाओ, पीरियड 2 पाई रहने वाला है, सही है। फंक्शन के एंगल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए भाई साहब, याद रखिए, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि सर फंक्शन इक्वल टू लिखा है साइन के अंदर में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने अल्फा इंटू एक्स, सही है। तो कभी भी देखना कि साइन का एंगल में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो उसका पीरियड उतना ही टाइम उससे डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका जो पीरियड 2 पाई है तो ये इसके नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई अल्फा, सही है। चलिए बेसिक बात करते हैं, सभी को पता है। अब चीजों को बात करते हैं। एक छोटी सी चीज और बता दूं कि x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है भाई साहब, ठीक है। और इसका पीरियड होता है t इक्वल टू 1। ध्यान से देख लेना, मैंने कॉपी में पढ़ा रखा है, इसका पीरियड t इक्वल टू 1 होता है, ध्यान देगा। आइए अब इसको देखते हैं, ये कहीं आपको दिख रहा है क्या? ध्यान से समझिएगा, ये स्माइल का जो फेस बना हुआ कहां पर दिख रहा है, किसी को दिखा? हाँ बस बात करते हैं। अब ध्यान देना, अब चलो सभी का पीरियड निकाल लेते हैं। अब देखो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ fx इक्वल टू x, यहाँ पे पहले लिख लिया a माइनस b, का मतलब कांस्टेंट है, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और प्लस में पूरा साइन का फैमिली साइन पाई x, साइन 3 पाई x, है ना, से लेकर के प्लस में साइन 2n माइनस 1 इंटू में पाई x। अच्छा प्लस में कितना लिख लो, cos 2 पाई x प्लस cos 4 पाई x, प्लस से लेकर के है ना cos 2n पाई x, सही भाई। आइए पीरियड ध्यान दें, इसका कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड हो गया आपका 1, सही है। चलिए अगला पीरियड इसका होता है sin पाई x का पीरियड होता है, देखो क्या
एंगल में कुछ मल्टीप्लाइड है, अगर एंगल में मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाई पाई, सही है। अगला लिखता हूँ, सॉरी 2 पाई बाई पाई, अब इसका लिखता हूँ कॉमा 3 पाई, सॉरी 2 पाई बाई यहाँ पे लिखना है 3 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई होता है लेकिन मल्टीप्लाई 3 पाई तो डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे करते करते मैं लिख रहा हूँ अगला, इसका लास्ट टर्म यहाँ पे लिखूंगा 2 पाई बाई, इसका पीरियड भी 2 पाई लेकिन इससे मल्टीप्लाई कितना है 2n माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2n माइनस 1। ये कहां तक का पीरियड है, ये बस यहाँ तक का पीरियड है, अभी आगे और पीरियड लिखना है, कॉमा स्लैश पढ़ते हैं, cos 2 पाई x का cos का पीरियड होता है 2 पाई, अब 2 पाई से डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई तो डिवाइड होता है, तो क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 2 पाई, अगला लिखूंगा 2 पाई बाई 4 पाई, और ऐसे करते करते लिखता हूं 2 पाई बाई यहाँ नीचे आएगा 2n पाई, ये लास्ट में जो मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन में हम लोग एलसीएम लेना सीखे थे, पहले समझते हैं, चीज को पहले देख लो यहाँ पे, इसको काटना बिल्कुल सिर्फ पाई पाई उड़ा दो हर जगह, अब कितना आ गया देखो जरा, जैसे 1, इसको काटना है, पाई पाई उड़ा रहा हूँ, 2 यहाँ से आ गया 2/3, यहाँ से आ गया है ना, ये डॉट 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 है ना 2/3 से, अब और मैं सिखाता हूँ, ये जो डॉट 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 2n पाई बाई 3 है ना, इसको लास्ट में लेंगे, इसको समझ यहाँ समझे, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इससे ले रहा हूँ, ये पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ गया आपका 1, चलो कम पहले यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, ये आ गया 2 पाई से यहाँ पे पाई पाई कट गया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका कितना 2/2n माइनस 1, सही है। फिर कॉमा इसका कितना आ रहा है 1, अगला लेते हैं 2 से ये कट गया, कितना आ रहा है 1/2, सही है साहब। अगला ऐसे लास्ट लास्ट कितना आएगा 2 बाई, ये से ये कट गया आपका पूरा का पूरा, पाई से पाई कट गया, यानी ये 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका n, सही है। पहले चेक कर लीजिए, ये पूरा कट गया है, यहाँ से कट गया 1/n, पहले देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है, ठीक है। एक छोटा सा बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन से थोड़ा सा और बाहर लेके आपको निकल जाता हूँ, समझना अच्छे से, चीजों को समझने का ध्यान देना। ये 2 है, मैंने इसको काटा है, ये भी 2 है, मैंने इसको काटा, मैं इसको काटता नहीं, इसको रहने देता हूँ, ये लिखा 2/2, इसको लिखा है 2/4, और ये लास्ट में आपको जो बचा हुआ है इसको लिख रहा हूँ 2/2n, सही है। अब ध्यान देना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 को 2/2? अरे सही है ना, चलो आप समझो, आप देखना हर में ऊपर में, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर a/b, c/d और यहाँ पे आपका e/f इस तरह का कभी भी आता था, तो हम लोग क्या करते थे कि इसका एलसीएम यानी कि इसका पीरियड कैसे निकालते थे, समझना अच्छे से। तो मैंने आपको सिखाया था इसका पीरियड कैसे निकालना है, t को ऊपर वाले का क्या लेना था एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। रिपीट करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, बहुत ही सिंपल है, परेशान बिल्कुल मत होना, मैंने काटा नहीं है, ध्यान दो। ऊपर सिर्फ देखते जाओ, ऊपर है 2 2 2 2 2 2 2 का सबका एलसीएम कितना आएगा 2, नहीं आया समझ में, आओ भाई गणित सीखते बहुत अच्छे से, 2 2 2 2 एलसीएम लेना साहब, सर ये आएगा ना, यस सर। चलिए ध्यान देना, तो ऊपर से सबका कितना आ रहा है 2, और नीचे से जरा ध्यान देना एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब सब में कॉमन मल्टीपल दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है, 2n माइनस 1 है, 2 है, 4 है, 2n, किसी में कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, तो सीधा सीधा कॉमन मल्टीपल कितना है 1 ही है, 1 जो है वो सब में दिख रहा होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो आंसर कितना आ रहा है बोलो सीधा सीधा 2/1 इक्वल टू कितना 2, पीरियड 2 है इसका। किसी को थोड़ा सा कहीं भी डाउट है फिर से पूछ लो। तो ए और बी को यहाँ पे इंटीजर क्यों लिए हम लोग? कहाँ पे a/b इंटीजर है, ए और बी को इंटीजर क्यों लिए हैं? देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको इंटीजर नहीं लेता ना, तो ये अंदर ही रह जाता, और फिर वो फ्रैक्शन पार्ट ब्रेक होकर के बाहर नहीं निकलता, और अगर वो बाहर नहीं निकलता तो हम जल्दी से इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इसका पीरियड कितना है, सही है। उसे जानबूझ के बोल दिया कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, कुछ भी ले सकते हो आप, खुला मर्जी जो भी लेना ले लो, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट होता है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, बिठा रहा हूं मैं इसको, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर जो था मैं थोड़ा फिर से देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर था 31, 30 कंप्लीट हो गया, 31 है ना, 31 जो है 32, चलिए 32 भी देख लेते भाई साहब, 32 और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, fx इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a इनटू में x दे रखा है, इसका पीरियड दे रखा है,
हैज पीरियड जो दे रखा है इसका, हैज पीरियड, हाँ हैज टी बोल देता हूं सीधा सीधा, पीरियड का मतलब टी इक्वल टू कितना दे रखा है पाई। इस फंक्शन का पीरियड दे रखा है पाई। सिंपल सा लॉजिक समझना भाई साहब, आप बताना जल्दी से कि इस फंक्शन का पीरियड पाई दे रखा है, इस फंक्शन का पीरियड पाई दे रखा है, लेकिन पाई इसका पीरियड दे रखा है। लेकिन मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि एक्चुअल में इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है? हम लोग जानते हैं एक्चुअल में साइन का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ax है, तो नीचे तो डिवाइड करोगे ना, अंडर रूट ऑफ 2ax, अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ठीक है। और ये इसका पीरियड है, ये इसका पीरियड है, और पीरियड इसका पहले से कितना दे रखा है पाई, सही है। यानी इसका पीरियड इसके बराबर होगा भाई, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, पाई पाई से उड़ा दिया, सिंपल से लिखना 2 और ये उसको उधर भेज रहा हूँ, रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर a, सही है क्या। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a। अब बताना जल्दी से ग्रेटेस्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 4 कब आएगा, तो सिंपल सी बात है a बिलोंग्स टू 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में रखेंगे तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 है ना। 32 के बाद आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद है आपका 34, बिठा दो ना इसको, चलिए 32 के बाद सीधा आपका 34 का भाई साहब, 34 है ना। 34 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी fx इक्वल टू दे रखा है cos, यहाँ दे रखा है sin x, और यहाँ दे रखा है cos, यहाँ पे दे रखा है कितना cos x। भाई समझ लेना, ये छोटा सा जो क्वेश्चन दे रखा है आपको परेशान इस बात में हो कि इसका पीरियड कितना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। जब क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ ना आए तो मैंने कॉपी में जरूर लिखा है आपको कि आप स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल पीरियड π/2 से, π/2 से चेंज करना, फिर उसके बाद किससे चेंज करेंगे, पाई से चेंज करेंगे, फिर 3π/2 से चेंज करेंगे, फिर 2 से चेंज करेंगे। चारों में से एक आंसर जरूर आपको दिखेगा। चेंज का मतलब हुआ कि π/2 प्लस जोड़ने पे फंक्शन बदलना नहीं चाहिए। चलिए देखते जाते हैं, पहला ये ले लेते हैं, चेंज करते हैं। f के अंदर में मैंने लिखा x प्लस π/2, ठीक है भाई साहब। लिखता हूं मैं cos, यहाँ पे लिखा sin x प्लस π/2 प्लस ऑफ cos, यहाँ पे लिखा cos x प्लस π/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने cos, यहाँ पे लिखेंगे sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना cos थीटा, सही है। प्लस में cos लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, क्वेश्चन गलत लिखा है, cos sin x है और यहाँ पे भी cos cos x है, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना माइनस sin थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये cos cos x ही है ना, cos cos x, और आपको पता होना चाहिए कि cos के अंदर माइनस रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी cos sin x। क्या आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये वापस से क्या fx ही आ गया क्या अपना, सही है। यानी अगर ये वापस से fx ही आ गया तो यहाँ पे देखेंगे fx प्लस π/2, यानी ये क्या बना पीरियड है π/2, देख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे नहीं समझ में आता तो स्टार्ट ऐसे ही करना है अपने को, π/2 से इनिशियली करेंगे। चलिए 34 के बाद हम लोग को देखना है 35। चलिए भाई मैं इसको बिठा रहा हूं 35 और ही सिंपल है। कई बच्चों से फंस गए हैं, बस फंक्शन को देख करके डर गए। मॉड में लिखा हुआ sin πx, प्लस में लिखा हुआ e के पावर, है ना, e के पावर में लिखा 3 ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सिंपल है, इसमें डरने वाली क्या बात है। इसका पीरियड देखेंगे मॉड का, मॉड sin x का जो पीरियड होता है भाई साहब वो t होता है, t इक्वल टू पाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई पाई है तो पाई बाई पाई, कॉमा यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका पीरियड कितना दे रखा है, इसका पीरियड 1 है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर काटेंगे तो ये बन जाएगा 1,1। आप देखेंगे पीरियड आ गया यहाँ से 1, कॉपी कीजिए। किसी को इसमें डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं कि सर e के पावर में लेके गया तो ये फंक्शन का पीरियड बदल जाएगा क्या। नहीं, मैंने बोला था आपको उसके फंक्शन के एंगल में, यानी फंक्शन के वैल्यूज में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कोई बदलाव नहीं है तो पीरियड कभी बदलेगा नहीं, उसको कहीं भी लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये 35 तक कंप्लीट होता है भाई साहब। चलिए उसके बाद अगर किसी को डाउट है फिर से पूछ लो। 35 तक में किसी को डाउट, 1 से 35 में पूरा बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं पूरा, रिपीट कर दीजिए ना 35 रिपीट कर दूं। हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आइए 35 मैं आपके लिए अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो देखो ध्यान से, आप ना सिंपल सा क्वेश्चन को समझना। देखो भाई साहब 35 की जगह पे मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले ले रहा हूं। fx इक्वल टू
खास आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर रख रहा हूँ, बस इसका पीरियड बता दीजिए, पीरियड 1 होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए अब मैंने क्या करा समझना अच्छे से, fx इक्वल, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यस यस सर। अच्छा अब ध्यान से समझना, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर f की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ fx इक्वल टू, मैं आपके सामने ले रहा हूँ fx इक्वल टू लिखा आपके सामने, यहाँ पे लिखा 3x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, तो कितने बता सकते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये लिखा गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका पीरियड कितना आया था 1, लेकिन यहाँ पे डाउट क्या होना समझना अच्छे से, इसको ऐसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3। अब बताना जल्दी से कि इसका पीरियड तो 1 होता है सर, लेकिन मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब समझना, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ क्योंकि अपने को पता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, और मैं इसको अगर मैं बात करूं कि ये फंक्शन दे रखा है, तो अगर ये फंक्शन है तो जल्दी से पता है इसका पीरियड तो t होता है, t इक्वल टू 1, इस फंक्शन का पीरियड 1 है। अब मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का मतलब ये यहाँ पे नहीं हो रहा भाई साहब कि आप ये समझ रहे कि सर ये देखो 3x माइनस और 3, सही है, ये 3x तो है लेकिन वो 3x अंदर नहीं जा पाया, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब समझना, अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई किया, पीरियड फिर भी t रहेगा, यानी t इक्वल टू 1 रहेगा। अब इसको क्या करो, अंडर रूट में लेके जाओ तो भी 1 रहेगा, अब इसको e में लगा दो तो भी 1 रहेगा, और फिर से वापस रूट ले लो तो भी 1 रहेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए तो 35 तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ है ना, 1 से 35 फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है पूछो, बिल्कुल कोई शर्मा शर्मी वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरे क्लास में किसी ने मेरे से पूछा नहीं था कभी, अभी वक्त है ना, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हो, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा। चलो तो 1 से 35 में किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकता है, अदरवाइज 36 से लेकर के है ना इवन ऑड फंक्शन में 36 37 में डाउट है किसी को? नो सर। 36 37 में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, ठीक है, 36 37 नहीं है डाउट। अच्छा अब बात कर लेते हैं 38 में डाउट? यस सर। बहुत बढ़िया, 38 में डाउट है। चलो 38 में डाउट है, 39 सॉरी 38 से 40 तक में किसी को डाउट है पूछ लो, 38 से 40, 38 डाउट हो गया, आगे बोलो। 40। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया, 38 के बाद 40, अगला 41। कौन सा? 41। लास्ट वन 41। अच्छा 41। 39 में किसी का डाउट है पूछ लो, बच गया बेचारा ये भी। नहीं सर। चलो ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, चलो 39 से स्टार्ट कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉरी 38 से स्टार्ट कर लेते हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, fx इक्वल टू दे रखा है cos, यहाँ पे लिखा है sin x, और ये बोला 0 से बड़ा कब होगा, हाँ फंक्शन इसके बराबर है और ये 0 से बड़ा है, यानी अल्टीमेटली कह रहा है कि फंक्शन पॉजिटिव है भाई। तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ना, समझना चीज, चलो ध्यान दो, ये कह रहा है ना कि x का कौन सा वैल्यू रख दूं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 से बड़ा हो जाए। देखो बेसिक सा बात समझो, ये sin x जो फंक्शन है, ठीक है, आप ये sin x का फंक्शन x का कोई सा भी वैल्यू रख दो, रिपीट करना फिर से समझना, x का कोई सा भी वैल्यू रख दो, ये ज्यादा से ज्यादा फड़फड़ाएगा तो वो -1 से 1 तक ही जाएगा। यानी क्या कि x बिलोंग्स टू r में अगर साइन का ग्राफ बनाओ तो वो -1 से 1 तक ही जाएगा साहब, यानी -1 से 1 तक, सही है। यानी क्या मैं फिर से कह रहा हूं कि sin x जो है वो -1 से 1 होता है, किस वैल्यू के लिए? करते हैं कि सर बिकॉज जो फंक्शन दे रखा है cos ऑफ sin x, सिंपल सा बात बता रहा हूँ सुनना अच्छे से, कि सर एक बात बताओ कि sin x जो है, sin x का खुद का वैल्यू कितना है? अब सुनना, यहाँ पे इसका डोमेन जो आया है, यानी हम कह सकते हैं कि sin x का कौन सा वैल्यू के लिए है ना, ये पॉजिटिव कहां से कहां आता है, यानी पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव कहां से कहां आएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करो, sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, x के किसी भी वैल्यू के लिए r पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, मेरे को ये नेट आंसर निकालना है, तो मेरे को पता चला कि sin का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही देगा साहब, समझना अच्छे से। अब यहाँ पे लगाया cos और ये देखना है पॉजिटिव है कि नहीं, cos के ग्राफ को देखना है कि cos में जब -1 से 1 रखूंगा x के किसी भी वैल्यू के लिए, तो क्या ये पॉजिटिव देगा या नहीं देगा, चेक कर लेते हैं। आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, cos का ग्राफ सभी को पता है, ये रहा cos का ग्राफ, ये रहा -π/2, ये रहा π/2, ठीक है। तो π/2 का जो वैल्यू होता है 1.57, तो 1 थोड़ा इसके पीछे होगा, पीछे कहां होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये -1.57 होगा, तो इसके जरा सा आगे चले जाओ तो ये -1 होगा,
अब -1 से 1 के बीच में आपको cos का ग्राफ देखना है, तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ किया तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, कभी कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा होगा, तभी जा करके ये cos -1 से 1 के बीच में आएगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है ना समझना, पहला ऑप्शन दे रहा है कि -∞ से 0 में ये पॉजिटिव होगा, सही तो कह रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ भी रखो ये -1 से 1 के बीच में आएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि -1 से 1 के बीच में अगर मैं रख दूं x का वैल्यू तो भी वो पॉजिटिव देगा, हाँ सही है, -1 से 1 के बीच में रखो तो भी वो पॉजिटिव आएगा, सही है। अच्छा तीसरा क्या कह रहा है, -∞ से ∞ के बीच में रखो, बिल्कुल वो भी है, x बिलोंग्स टू r, -∞ से ∞ कुछ भी रखो, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा और उस वैल्यू का -1 से 1 में जब रखो तो ये हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आता हूं मैं 40 पे, किसी को डाउट सर 39 भी बता दीजिए ना, फिर से 39 भी बता दीजिए ना। 39 ठीक है, मैं इसको 39 ले लूंगा, ठीक है। पहले इसको देख लो, जिनका ये डाउट था देख लो, किसी को फिर से डाउट पूछ लो फिर से। चलिए भाई 39 आपको मैंने है ना, इस 39 क्वेश्चन के लिए बस मैंने आपको बताया था एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, मेरी बात रिपीट कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाई n, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाई है ना, सॉरी 1 कह रहा हूं 2 बाई n से लेकर के है ना डॉट डॉट लास्ट में आपका देखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ है ना n माइनस 1 बाई n, सही है। तो इसका जो आंसर आता था n इंटू x और वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि आंसर क्या होगा इसके हिसाब से। चलिए तो हम लोग मिला लेते हैं क्वेश्चन जो दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है 1/2 प्लस 1/1000, यानी वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x के जगह पे उसने 1/2 रखा है, तो यहाँ 1/2 तो 0 ही आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला स्टेप लेते हैं, यहाँ से 1/2 से लेकर के 2/1000 से लेकर के ऐसे करके लास्ट में गया है वो 1/2 से लेकर के 99 और उसके बाद दे रखा है उसमें 1000, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे लिए x हो गया, ये हमारे लिए x हो गया, हर जगह x फिक्स है और n कौन है सर, n देखो ये n है, देखो यहाँ पे ये n और ये n, तो इसका आंसर क्या था n इंटू x, सही है। तो बिकॉज यहाँ से x आपका 1/2 मिल गया, n इज इक्वल टू कितना मिला 1/1000, सही है, सॉरी 1/1000 कह रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1000 मिला हुआ है, ठीक है। इसको रख लेंगे, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसका आंसर आएगा nx, इसको लिखना कितना है n की जगह पे 1000, ठीक है, और x की जगह पे कितना 1/2, ये सिंपलीफाई होकर के कितना आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 500, और 500 का आंसर 500 ही आएगा क्योंकि वो इंटीजर है। ये रिजल्ट जरूर याद रखें आप, नोट कर लीजिए जिनका भी डाउट है। चलिए तो ये हो गया, अभी शायद ये क्वेश्चन नंबर 39 था, 41 मैं इसको बिठा रहा हूँ, 40 के बाद 41, ठीक है ना। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन जो दे रखा है वो बेसिकली मैं फिर से बता दूं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बस इसका थ्योरी बता देता हूँ ये है क्या बेसिकली, ठीक है। चलो समझना है इसको, मेंस के सिलेबस में नहीं है, वैसे समझना जैसे इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, ठीक है। सिंपल सा बात है, इसका थ्योरी क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये डिफाइन है, इट इज डिफाइंड है ना, इट इज डिफाइंड इन x बिलोंग्स टू 0 से a, x बिलोंग्स टू 0 से a, ठीक है। देन क्या कहना है समझना अच्छे से, देन gx है ना, g लिख रहा हूं यहाँ पे, g इवन एक्सटेंशन x, जी का मतलब हो जाएगा जी इवन एक्सटेंशन। सिंपल सा बात याद रखना, आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे कि अगर आपको इवन एक्सटेंशन निकालना है तो जी लिख देना है और लिखना क्या समझना, fx लिख देना है आपको सिंपल सी, और यहाँ पे लिख देना है x बिलोंग्स टू माइनस a से 0 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ माइनस x है ना, और ये लिखना है तब जब x बिलोंग्स टू 0 से a, सही है। रिपीट कर दे रहा हूँ, इवन एक्सटेंशन मांगेगा, यानी क्या, फिर से बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन 0 से a में डिफाइन है तो इवन या ऑड एक्सटेंशन को निकालने के लिए पहले इवन एक्सटेंशन में आपको बता रहा हूँ, आपको माइनस a से 0 में fx लिखना है इवन एक्सटेंशन के लिए, और इसका 0 से a में क्या लिख देना है माइनस fx, ठीक है। चलिए माइनस fx यानी f ऑफ माइनस x लिखना है आपको, तो ये इवन एक्सटेंशन का डेफिनेशन है। तो जैसे क्वेश्चन जो दे रखा अपने पास में क्या दे रखा है, बस सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसको,
क्वेश्चन दे रखा आपके सामने fx दे रखा है ना, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8, ठीक है, और प्लस में इंटू में लॉग ब्रैकेट में दे रखा 1 प्लस मॉड x। क्वेश्चन देख लेना फिर से, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8 लॉग मॉड x, ठीक है। अब इसने बोला है कि फाइंड इवन एक्सटेंशन -1 से 0 के बीच में। देखो है ना, इवन एक्सटेंशन मैंने आपको बताया कि -1 से 0 के बीच में आपको मांगा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें करना क्या है आपको कि -1 से 0 के बीच में आपको अगर इवन एक्सटेंशन मांगा जा रहा है fx का, अच्छा एक मिनट, we define on the interval 0 से 1 then even extension of the function, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ आपको बता दिया है, एक मिनट, यहाँ से 0 से a लीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा रिवर्स कर लेना, -1 से 0 के बीच में, -0 से -a से 0 के बीच में, और ये 0 से a के बीच में fx, ठीक है। चलिए सिंपल सा बात है, आपको बस इवन एक्सटेंशन देखना है तो नेगेटिव वाले पार्ट में f ऑफ -x लिख लेना है, और यहाँ पे देखना है 0 से a के बीच में एज इट इज fx लिखना है। सिंपल से इसको याद कैसे रखना है वो भी बता देता हूँ। कोई फंक्शन 0 से a के बीच में डिफाइन होगा ना, तो अगर वो पूछे कि इवन एक्सटेंशन दिखा, तो -a से 0 के बीच में f ऑफ माइनस लिख देना, 0 से a के बीच में fx लिख देना, क्योंकि इवन इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन कौन फंक्शन होता है, f के अंदर -x रखने पे fx आ जाए, सही है। तो अब क्या करना है कि इवन एक्सटेंशन कहाँ देखना है, इन आपको देख लेना है x बिलोंग्स टू -1 से 0, बस आपको ये वाला फंक्शन रख देना है सीधा सीधा, सही है। तो इसलिए आपको क्या लिख देना है f ऑफ -x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस रखो तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस प्लस 4x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 8 लॉग, सही है, माइनस रख रहा हूँ माइनस, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस ऑफ x मॉड में आ गया, ये कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 8 लॉग, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस मॉड x। लिख लीजिए भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हैं, 41 जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका मैपिंग से है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैपिंग क्वेश्चन मैपिंग के लिए कैसे करते हैं और कौन कौन सा तरीका दे रखा होगा तो उसमें मैपिंग करना है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन दे रखा है f n से n में, कभी भी इस तरह से मैपिंग आ जाए तो समझ जाना मैपिंग लगाना है। मैपिंग का मतलब क्या, मैपिंग कहाँ पे नहीं लगाते, इस तरह के डेफिनेशन में मैपिंग नहीं लगाते हैं, डोंट यूज मैपिंग, यूज मैपिंग, ठीक है। बस इस तरह का हो, n से n हो, w से w हो, है ना, i से i हो तो मैपिंग ले लेते हैं। चलिए इस तरह में मैपिंग दे करके fx दे रखा आपके सामने x प्लस ऑफ -1 के पावर में x -1। चलो भाई ये फंक्शन है, सिंपल सी बात है कि a आपका डोमेन है और b आपका कोडोमेन है, ले लेते हैं साहब। तो ये a आ गया, नेचुरल नंबर पढ़ देना 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफिनिट, 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, इनफिनिट तक, ठीक है, 6 7 अप टू इनफिनिट। और ये आपका b हो गया, दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन एक फंक्शन दिया कंडीशनली, ये फंक्शन है। आइए बात करते हैं, सिंपल सिंपल से रखते हैं। अब इसने बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए तो x के नाम पे सबसे पहला नंबर रखते हैं 1, चलो रखते हैं 1 रखा, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे रखेंगे 1 -1 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 1 और प्लस 1 2, यानी 1 रखने पे क्या मिला अपने को 2 मिला है साहब, बहुत अच्छे समझना, एक एक बात को समझना। अगला क्या रखना है 2, है ना, 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा 2, है ना 2, और यहाँ पे रखा 2 -1 कितना मिलेगा 1, तो -1 के पावर 1 यानी -1, और इधर 2 था, 2 में से एक क्या 1, यानी 2 रखने पे कितना मिला 1, सही है ना। चलिए 3 रखते हैं, 3 रखने पे यहाँ पे मिल गया 3, यहाँ पे रखते हैं प्लस ऑफ -1 के पावर 3 -1, 3 प्लस -1 का पावर होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 इक्वल 4, 3 रखने पे 4 मिला है साहब 4। आइए 4 रखते हैं, तो 4 रखने पे क्या मिलेगा 4 प्लस -1 के पावर 4 -1, यानी 4 प्लस -1 के पावर 3 इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 3, यानी 4 रखने पे कितना मिला 3। बस इतना लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन देख लेना, समझना। यहाँ पे वो क्या है कि जब भी आप ऑड रख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ 3 मार रहा है, ऑड रखने पे यहाँ पे देखेंगे, ऑड रखने पे इसने इवन को 3 मारा, ऑड रखने पे इसने इवन को 3 मारा है, और इवन रखने पे इसने ऑड को 3 मारा है,
सही है, यानी हर जगह कंटिन्यूअसली तीर लगता जाएगा। अब ध्यान से समझना, क्या किसी को 2 तीर लगा? नहीं सर, सबको एक एक तीर लग रहा है। तो फंक्शन कैसा है? 1 1 है। क्या इसमें सभी को तीर लगेगा? हाँ बिल्कुल। आप इवन रखोगे तो ऑड को लगेगा, ऑड रखोगे तो इवन को लगेगा, यानी सबको लगेगा। सबको एक एक तीर लगा 1 1 और सबको तीर लग रहा है इसलिए ऑन टू। तो ये फंक्शन है 1 1 प्लस ऑन टू। और आपको पता होना चाहिए कभी भी इस तरह जीवन में दिख जाए तो हमेशा कह देंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? ये इन्वर्टिबल है, यानी इनवर्स टू इटसेल्फ। पहला ऑप्शन सही होगा भाई। चलिए लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट है? अब मैं पूछ ले रहा हूँ 1 से लेकर 40 में। नो सर। 1 से लेकर के 40 में किसी भी अमीर बच्चों को डाउट है तो पूछ सकता है। सर मैंने सब पूरा क्वेश्चन से हमेशा मैपिंग से ही करते हैं। हाँ रिपीट करेंगे जरा फिर से, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमेशा मैपिंग बनाकर ही करते हैं बिल्कुल सॉल्व। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस तरह का जो क्वेश्चन आता है एन से एन, आई से आई, सिर्फ एन से एन, आई से आई, डब्ल्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आई, है ना, एन से आई, इस तरह के क्वेश्चन को फंक्शन दिया रहेगा उसको मैपिंग से लगाते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और अगर आर से आर दे दे तो कभी भी गलती से भी मैपिंग मत लगाना भाई साहब, गलती से, क्योंकि यहाँ पर रैशनल इरेशनल छोटे छोटे पॉइंट्स आप काउंट नहीं करता। ठीक है, यहाँ तो नेचुरल नंबर था 1 2 3 गिन सकते हैं आप। ठीक है, चलिए और किसी को कोई डाउट है 1 से लेके 41 के बीच में तो मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा अभी, क्योंकि फंक्शन चैप्टर खत्म हो गया और अगले चैप्टर का मेरे पास अभी मॉड्यूल नहीं है, तो अगले चैप्टर का आपको डीपीपी मिल जाएगा और अगले चैप्टर का क्लास अगले में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अपने पास बहुत टाइम है, क्या मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूं? यस सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया, चलिए। है ना, ऐसा तो नहीं कि सर अब ठीक है सर टाइम तो खत्म हो गया क्यों पढ़ा रहे हो? अब ठीक है, फंक्शन के बारे में बता दीजिएगा। हाँ रिपीट करें। सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन के बारे में बता दूं? यस सर, उसका चलिए ठीक है, पीरियड और ये सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सिग्नम फंक्शन के बारे में डिटेल में ले लेते हैं थोड़ा सा, एक बच्चे का डाउट सिग्नम में आ जाता हूं मैं। समझिए सिग्नम का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है सिग्नम, है ना। आपने सभी लोगों ने मूवी देखा होगा, वो अजय देवगन वाली मूवी थी ना सिंघम, है ना। आइए बात करते हैं भाई साहब सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, है ना, सिंपल सा। पहला बात तो देख लीजिएगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते साहब। रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू सिग्नम x, SGNX। ठीक है, इसी को लोग ऐसे नहीं कहते हैं, समझना अच्छे से। x by mod x when x not equal to 0, when x equal to 0, ये 0। ध्यान से समझना। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता कोई, ध्यान से समझना। mod x by x when x not equal to 0, when x equal to 0, ये x equal to 0 की जगह 0। पहले समझ लो ना फंक्शन दिखता कैसे है ना। पहले मान लीजिए रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि सिग्नम का मतलब क्या, नाम सुनते उसका सेल्फी, सेल्फी लेने के बाद फोटो। सही है भाई साहब, फोटो देखो अच्छे से। SGN को सिग्नम कहते हैं, या फिर आप इसको भी सिग्नम कह सकते हैं, या फिर आप इसको भी सिग्नम कह सकते हैं। भाई नाम एक ही है, बंदा एक ही है, नाम तीनों अलग अलग है, लेकिन आदमी एक ही है, याद रखेंगे। ठीक है, अब नजर सिग्नम को ये तो चीजें समझ में आ गया। अब सर इसको कहते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखने का तरीका बता दो, समझना अच्छे से। देख भाई तेरे को करना क्या है, कभी भी सिग्नल दे दो, और ये सब जो मैंने लिखा है ना ये सब पढ़ लिया, समझना अच्छे से। इसको कभी भी ध्यान ही नहीं रखेंगे, बेकार का चीज है। देखो कभी भी सिग्नम दे दे, सिग्नम के अंदर बस जो बैठा हुआ आदमी है ना उससे पूछ लो कौन है थे, तो इसने बोला मैं तो एक्स हूँ। सही है, अब करना क्या है, कभी भी सिग्नम दे दे बस उसको पहचान लो के अंदर में कौन बैठा है। अब करना क्या है, बस चुपचाप आंख बंद कर लिखना है 1 - 1 0, जो सिखाया वो समझना अच्छे से। सिग्नम दे दिया, अंदर में आदमी से पूछेगा क्या बैठा हुआ है, तो बोलेगा x है, तो आपको लिख देना 1 - 1 0, बस यहाँ पे लिख देना है। जब 1 था ना 0 से बड़ा, यहाँ पे लिखना है 0 से छोटा, और ये लिखना है 0 के बराबर। रिपीट करो सुनना अच्छे से। सिग्नम के अंदर जो बैठा है, जो बैठा हो उसके पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। सिग्नम के अंदर जो बैठा है उसको 0 के सामने छोड़ दो, 0 के सामने जो भी छोड़ोगे तो वो उसका जो वैल्यू आएगा उसी से तोड़ना है। सही है, तो इसका वैल्यू कितना है 0, और इसको बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये 0 कहाँ हो जा रहा है, तो 0 पे 0 हो जाए। अब सोचना कैसे, आपको 1 - 1 0 लिख लेना है, 1 पे 0 से बड़ा यानी टर्निंग पॉइंट से बड़ा। सर 0 से छोटा रखने पे -1, 0 पे 0। नहीं समझ में आया सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझना अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेता हूँ सर, और समझना है, देखना जरा ध्यान से, कितने लोग इसको समझ पाते हैं। जरा देखूं, यहाँ पे लिखा fx इक्वल टू लिखा हुआ है सिग्नम के अंदर
है ना, SGN के अंदर में लिखा x-1, बहुत ही सिंपल। आइए सभी लोग इसका थप्पड़ निकालते हैं। टर्निंग पॉइंट कितना आ गया, x-1 = 0 यानी x = 1, सही है। सिग्नम पॉइंट यानी x = 1 निकाला, बस सीधा सीधा आपको लिख देना भाई, ऐसा आ जाएगा 1 - 1 0, टर्निंग पॉइंट 1 तो 1 से बड़ा 1 से छोटा, सही है, और ये 1 के बराबर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलिए एक छोटा और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखूं कितने लोग बता पाते हैं। सिग्नम e⁻x ब्रेक करेंगे सभी लोग, कैसे ब्रेक करेंगे, है ना, इसको है ना 0 से बड़ा करना है, e⁻0 से बड़ा। सर टर्निंग पॉइंट तो नहीं निकला, e⁻x पहले लिख लेते हैं, मान लेता हूं मैं 0 ही है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है। अब सुनना, ये 1 - 1 0, आप समझना अच्छे से। बात यहाँ पे उठता है कि भाई साहब e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जो खानदानी पॉजिटिव है, इसे खानदान में कोई नेगेटिव नहीं होता भाई साहब, सही है। फिर से समझना कि e⁻x एक खानदानी पॉजिटिव इंसान, तो समझना क्या ये पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल सही है सर। क्या e⁻x 0 से छोटा, क्या बात कर रहा है, नेगेटिव तो दूर की बात है भाई साहब, 0 से छोड़ दो, कट गया। यानी क्या, सीधा सीधा ये आ गया आपके पास, लिखना आ रहा है, डिफाइन करना आ गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। डोमेन और रेंज क्या है यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। डोमेन और रेंज का क्या मतलब है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी फंक्शन को सिग्नम x जो दे रखा था, ठीक है, सिग्नम x को ब्रेक करना सभी को आ गया। टर्निंग पॉइंट से देखेंगे, टर्निंग पॉइंट इसका 0 है, तो सिग्नम में 1 - 1 0 है ना, यहीं से लिखते हैं, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के बराबर। आइए ग्राफ सभी को समझ में आता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या, ये रहा y, सही है, और y अगर ये है तो इस y को और यहाँ देखना है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, y = आ गया भाई 1 - 1 0, ठीक है। और ये देख लेना अपने को कि यहाँ पे 0 से बड़ा देखना है, 0 से छोटा देखना है, 0 के बराबर देखना है, सही है। चलिए अब एक बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखना अच्छे से, अब आपको ग्राफ कैसे बनाना है। सर 0 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा। सर 0 से छोटा किधर होगा, इधर होगा। सर एक्स एक्सिस है ना ये, हाँ अच्छा, 0 कहाँ होता है सर, 0 ठीक यहाँ होता है, तो 0 पे फंक्शन का आंसर y = कितना है, 0। सर 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए y = कितना आ रहा है, 1, तो 0 पे क्लोज है या ओपन, ओपन है, तो ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे। 0 से जैसे आगे बढ़ोगे y = 1, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर 0 से छोटे पे कितना आ रहा है, -1, तो ये 1 है, तो ये -1, सही है। अब देखिए सिग्नम का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, सिग्नम का ग्राफ। अगर ये सिग्नम का ग्राफ है तो इसका डोमेन की बात करूं तो डोमेन देखेंगे ये हर जगह कटेगा, ठीक है, तो डोमेन कितना आ गया r। रेंज की बात तो रेंज कहाँ कहाँ कटेगा, सर यहाँ पे कटेगा पहले, -1 से 0 के बीच में कटेगा, नहीं -1 से 0 के बीच में नहीं कटेगा क्योंकि ग्राफ ही नहीं, तो -1 पे कटा, 0 पे कटा और 1 पे कटा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, -1 0। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। चलिए और किसी का कुछ, वी हैव 20 मिनट लेफ्ट। चलो भाई किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और किसी को कुछ इसमें पढ़ बताना है मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना है। एक दो ऐसा क्वेश्चन बताइए ना जिसमें फंक्शन और रिलेशन सेट ये सब मिक्स हो, जैसे आता है ना मेंस में अक्सर। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि रिलेशन का जो क्वेश्चन है ना, ध्यान समझना कि रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आता। अब ध्यान रखना कि रिलेशन में याद रखेंगे कि रिलेशन का क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स में इंसर्ट करके पूछ सकता हूँ, ठीक है। सेट का भी क्वेश्चन ध्यान रखना, सेट का क्वेश्चन पूरे मैथ्स को मिलाकर पूछा जाता है। हम लोग जो सेट 11th में जो पढ़ते हैं, जो नॉर्मल लेवल का जो उसमें सेट दे रखा है कि सर उसमें बताओ कि सर सबसेट कौन है, नंबर ऑफ, है ना, पावर सेट क्या है, वो छोटा छोटा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा वो, उससे उसको लिंक करके दूसरे शब्द, है ना, मैथ के किसी दूसरे चैप्टर से, है ना, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सेट का बहुत अच्छा फेवरेट जोन देखा गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा मैच कर देता है वो, ठीक है। फिलहाल मैं उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, उस क्वेश्चन को आप करें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जरा जल्दी से इसको बनाएंगे, देखो जरा कौन बताता है इसको, ठीक है। के सामने क्वेश्चन रख रहा हूं और जरा जल्दी से इसको बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपसे बन जाए, ठीक है। काइंड्स ऑफ फंक्शन में ही दे रहा हूं, आप मेरे को बताएंगे जल्दी से कि कौन सा काइंड का फंक्शन है भाई साहब, ठीक है। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने,
ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू लिख दे रहा हूं मैं, लेट कर लेना है कि एफ एक फंक्शन है आर से आर में, ठीक है, एफ एक फंक्शन है आर से आर में, है ना, एंड एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने मैंने रख दिया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देखो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन और यहाँ पे लिख रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। चलिए बताइए जल्दी से, बेसिक सा क्वेश्चन, टाइम लिमिट 1.5 मिनट। टाइम लिमिट 1.5 मिनट बनाना है। So y is greater than equal to plus minus 1/2. क्या बोल रहे हो? So y is greater than equal to plus minus 1/2. ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, इसका क्या सर मतलब? आगे सॉल्व कर। ठीक है, देख y belongs to r, मैं बकायदा आपके पास ऑप्शन दे देता हूँ, -1/2 बकायदा से आपके सामने 1/2। ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आप ऑप्शन से काम कर। ठीक है, सभी लोग देख लेंगे, मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख देता हूँ। बकायदा मैंने आपके सामने ऑप्शन रख लिया है, देख लीजिएगा भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन। बी सर बी। बहुत बढ़िया, ए बी सी आ गया है, लास्ट में डी भी बोली दीजिए। ए सर सबसे फेवरेट काम है अपना ये, टाइम इतना मिला है ना, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें, अच्छे से पढ़ें आप। चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए रेंज का क्वेश्चन है भाई साहब। रेंज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा मैंने तरीका बताया था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो आप इसको, क्योंकि डोमेन आर दे रखा है और कभी भी डोमेन आर दे दे, तो आप ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन करने के लिए कि एक्सप्रेस द एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। सही है, तो y इज इक्वल टू दे रखा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साहब आ गया कितना, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे देखेंगे प्लस ऑफ y और माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको बहुत अच्छे से लिखें, तो y इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का x और प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ x। आपको पता होना चाहिए बिकॉज x जो दे रखा है बिलोंग्स टू r है, x जो दे रखा है बिलोंग्स टू r है, तो अगर x बिलोंग्स टू r है तो बताओ इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल, इसका मतलब d यानी बाबा आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब इसका फार्मूला आपको या तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा करता हूँ, b स्क्वायर क्या लिखते हैं यहाँ पे, यानी 1 है, यहाँ पे माइनस ऑफ कितना 4 into a into c, माइनस लिखेंगे 4y स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 यानी y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0 यानी y बिलोंग्स टू कितना भाई साहब, माइनस 1/2 से 1/2। सही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा जल्दी से बताइएगा कि काइंड्स ऑफ फंक्शन में किस तरह का क्वेश्चन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, रैपिड क्वेश्चन रहेगा, टाइम लिमिट मात्र 1.5 मिनट। चलिए बिठा रहा हूँ इसको, आइए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, fx इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, सॉरी एक फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन दे रखा है r से लेकर के माइनस 1/2 से 1/2, r से लेकर के माइनस 1/2 से 1/2, और fx इक्वल टू दिया, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा इसने बोला है कि पहला ऑप्शन देखिएगा, ये बाइजेक्टिव है भाई साहब, बाइजेक्टिव। दूसरा ऑप्शन
इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। अब ये नए नए नाम आ रहे भाई सब, याद रखना, सब पता आपको, सीएफ लिख रहा हूं, सर्जेक्टिव बट नॉट बाइजेक्टिव, बट नॉट सॉरी इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। लास्ट ऑप्शन ये आपके सामने, नाइदर, है ना, नाइदर, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। चलिए साहब बताइए जल्दी से, 1.5 मिनट। ए होगा, ए। दूसरा वाला, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तुक्का नहीं मारना बी होगा। है, रुक जाओ, अल्लाह नहीं। सर बी होगा। बी होगा सर। तो ठीक है सेकंड ठीक वाला। है, बहुत बढ़िया। हाँ, या तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन देखते हैं खटाक आंसर से, मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है, या तो सर आपको तो पता ही है मेरा नंबर आएगा ABCD में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बेटा, कोई बात नहीं। चलिए सारा ऑप्शन तो सभी लोगों ने बोल ही दिया ABCD, अब मेरे लिए क्या बचा, मैं देख लेता हूँ। सर ए बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। तो सर इसका क्या है कि मैंने बताया था कि इसको देखना है अपने को कि इसमें ये फंक्शन डिफाइन है, और ये फंक्शन इसमें अगर डिफाइन है तो मेरे को बताना कि ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। पहली बात तो याद रखें यार कि अभी इसका रेंज ताजा रेंज था -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, अगर इसका रेंज ये है तो आप देखेंगे कि ये कोडोमेन के बराबर है, ये कोडोमेन है। रेंज किसी भी फंक्शन का कोडोमेन के बराबर हो जाए तो मैं सीधा बोल दूंगा कि वो ऑनटू है। सही है साहब, अगर ये ऑनटू है तो बस अब चेक करना है कि इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब होता है ऑनटू फंक्शन, सॉरी इनटू, 1 फंक्शन को कहते हैं, यहाँ देखना, 1 को कहते हैं इंजेक्टिव और मेनी वन को कहते हैं सर्जेक्टिव। ध्यान रखना अच्छे से, ये दो नाम है, आपको ध्यान रखना है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, सॉरी। 1 को कहते हैं इंजेक्टिव और ऑनटू को कहते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया, आपको ध्यान रखें कि 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव और ऑनटू को कहते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे फिर से। अब यहाँ पे क्या है कि सर आपको बस ये चेक कर लेना है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 है या फिर कैसा है। तो पहले तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि सही है ऑनटू फंक्शन है, लेकिन ऑनटू फंक्शन है तो इसके हिसाब से बस देखना कि बाइजेक्टिव तो कहीं नहीं है, 1 चेक कर लेना है। अब देखना जरा ध्यान से, इसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि 1 है या ऑनटू है ना, 1 है या नहीं है। इसका ग्राफ भी डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ अपने को नहीं आता। तो क्या करना है, सीधा मैंने 3 तरह का बताया था। पहला क्या, मैपिंग देखना है, मैपिंग का क्वेश्चन है तो ठीक। दूसरा, अगर ग्राफ आता है तो ठीक, ये दोनों क्वेश्चन ना तो मैपिंग के हैं ना तो ग्राफ के हैं। तीसरा क्या बनता है, डिफरेंशिएशन, मोनोटोनिसिटी से बात करते हैं। f डैश x लिखा हमने, f डैश x देखेंगे तो u by v सबको दिख रहा होगा, 1 + x स्क्वायर साइलेंट, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ, फिर x साइलेंट, इसका डेरिवेटिव 2 है ना, 2x आ गया, और नीचे लिख दिया 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, फिर लिखा f डैश x, और यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखिएगा, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर, और नीचे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 + ऑफ x स्क्वायर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब ध्यान देखना कि ये f डैश x जो दे रखा अपने पास में, ये कितना आया कि ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का x स्क्वायर है। मैंने गड़बड़ तो नहीं किया कहीं पे? चलिए, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर। सही है, चेक कीजिए इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। हम डायरेक्टली इस साइन से देख करके नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। देख लीजिए, सही है। अच्छा, अब ध्यान सुना, ये f डैश x का आगे नेगेटिव आना इस बात का कतई मतलब नहीं होता कि उसका फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो सिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन में अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जा रहा है यहाँ पे, तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, वो अलग बात है, f डैश x नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। डिक्रीजिंग तब तक नहीं बोलेंगे जब तक मेरे को यहाँ तक, यहाँ समझना, ये तो पॉजिटिव है, पूरे फंक्शन इनटू में नेगेटिव करने पे नेगेटिव आए या तो पॉजिटिव आए, तब हम कहेंगे हाँ वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। समझना अच्छे से। तो सर ये तो हमेशा पॉजिटिव निकला, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 से, और डोमेन कितना दे रखा है, r, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, डोमेन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कुछ भी, जिस दिन मैं x इक्वल टू, ध्यान समझना, x इक्वल टू, अगर किसी दिन मैंने 1/2 ले लिया, तो ध्यान से देखना भाई, 1/2 लेने पे ये कितना दे देगा, 1/4 माइनस 1, ये नेगेटिव देगा आपको। सही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। सही है, अब मान लीजिए कि सर x इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, तो ये आ गया 4, 4 में से एक गया 3। सही है, तो 3 और आगे क्या लिखा है, माइनस, ये नेगेटिव आ गया। यानी क्या हो रहा है कि ये इंक्रीजिंग भी है और कहीं पे डिक्रीजिंग भी है, यानी इसका ग्राफ जो भी होगा ये इस तरह से होगा। और जब मैं लाइन खींचूंगा तो एक जगह नहीं कटेगा भाई साहब, 2 जगह कटेगा। 2 जगह कटते हैं हम लोग क्या कह देंगे, मेनी वन,
साथ में कैसा है on 2। चेक कर लेना भाई। तो इस हिसाब से किसका किसका आंसर है तो भाई, है ना, सब्जेक्टिव आ रहा है बट नॉट इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सही तो कह रहा है, ये ऑप्शन सही था। तो मेरा भी आया था। बहुत बढ़िया। चलिए, किसी को कोई डाउट है बताइए फिर से पूछ लो। इंजेक्टिव कैसे? फिर से रिपीट कीजिएगा। यस सर, वो नेगेटिव इंजेक्टिव नहीं है ना, वो कैसे नॉट इंजेक्टिव कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 फंक्शन, याद रखना। 1 1 का मतलब ग्राफ को एक जगह काटना चाहिए। तो ग्राफ एक जगह पे, पहले एक बात बताओ कि अगर मैं इस तरह का ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं या इस तरह का आपके सामने ग्राफ रख रहा हूं, मैंने पिछले क्लास में बोला था, या तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो आप इसको कहीं भी एक जगह काटेंगे ना तो वो एक एक जगह कटेगा, या फिर ऐसे काटेंगे इसको भी तो एक जगह पे कटेगा, यानी ग्राफ इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो फंक्शन नॉर्मल ही कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का ग्राफ आपको मैं दे दूं कि सर ये देखो एक ग्राफ है मेरे सामने, तो ये कुछ इंटरवल के लिए यहाँ तक इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल के लिए यहाँ तक डिक्रीजिंग है या यहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो आप इसको जब काटेंगे तो ये दो जगह कटेगा। इस कंडीशन में इंजेक्टिव आ रहा है, इस कंडीशन में इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, सॉरी इंजेक्टिव और मिनिमम दोनों आ रहा है, बस समझ आ रहा है। तो इस तरह का फंक्शन की थोड़ा सा किसी भी इंटरवल के लिए इंक्रीज करे और डिक्रीज करे तो उसको मिनिमम कह देंगे। आप ध्यान से देखना कि अंडर इट्स डोमेन में देखना पूरे फंक्शन को कि ये dy by dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ डोमेन r था तो मैंने आपके लिए पहले रखा 1/2, देखा ये नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव यानी f(x) पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग आया। फिर मैंने x को थोड़ा बड़ा नंबर लिया तो यहाँ देखा कि 2 रखने पे 4 - 1 यानी 3 पॉजिटिव आया, लेकिन आगे नेगेटिव के कारण वो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। तो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इसको काटेंगे तो नहीं। तो मिनिमम को क्या बोलते हैं भाई साहब, है ना तो इंजेक्टिव ना तो नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, चलिए अगर और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट और करा रहा हूँ, जरा जल्दी से फास्टली आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप इसको जल्दी से बताएं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ मैं। प्लीज हड़बड़ में जल्दी से आंसर कोट ना करें, आप लोग को आता सब है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस कभी डाउट नहीं करना ना, डाउन नहीं करना है। यानी किसी भी क्वेश्चन में देखा फटाक से टिक कर दिया, भाई साहब आपका सिलेक्शन है ना रहते रहते रुक जाएगा, इस बात को जरूर रखना। इसीलिए टाइम मिला है, आराम से पेशेंस होकर के पढ़ना। पेशेंटली आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है, आराम से उन क्वेश्चन को आराम से डील करना जो आपको पहले से आता है। हड़बड़ में बिल्कुल नहीं करना है। पता चला आप क्वेश्चन जो करके गए घर से वही क्वेश्चन एज इट इज आया, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया तो फंस हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपके सामने, जरा देखो कौन बताता है इसको जल्दी से। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन और अगर मैं आपके सामने रखूं। ठीक है, चलिए लीजिए क्वेश्चन दे रखा है f(x) हाँ एक फंक्शन है जो r - 1 से -1 और 1 कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है, यानी 1 और -1 को नहीं लेना है, से लेकर के a तक में डिफाइन है। ठीक है, एंड f(x) इक्वल टू आपके सामने मैंने रखा है x² / 1 - x²। ठीक है, इज सर्जेक्टिव, बहुत बढ़िया, ये सर्जेक्टिव है भाई साहब। देन a इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम लिमिट 1.5 मिनट। सर्जेक्टिव है ये, आराम से सॉल्व कीजिए, टाइम लिमिट 1.5 मिनट। ठीक है, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है वो सभी को पता होगा। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तब होता है जब रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे कोडोमेन कितना दे रखा है, a, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू a, यानी फंक्शन का ऑटोमेटिकली a यानी रेंज निकालना है। सिंपल सी बात है, a जो होगा वो रेंज ऑफ द फंक्शन की बराबर होगा। 0 से r इंफिनिटी - 1 r - 1
चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था y इक्वल टू लिखते हैं x² बाय 1 माइनस x²। जल्दी से चेक कर लेना अपना अपना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y माइनस ऑफ y x² इक्वल टू कितना x²। सभी को एक साइड लाता हूँ तो माइनस ऑफ y x² माइनस ऑफ x² इक्वल टू 0। ये y कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, समझना किसी की बात को। y कॉमन लिया, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि ये मिलेगा आपको y प्लस 1 और इनटू में कितना x² ग्रेटर देन हाँ इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों मैं बता रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू क्या लिखेंगे समझना, y इक्वल टू लिखता हूँ y अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू x²। होप सभी लोग देख पा रहे हो, सही है। अच्छा बिकॉज देखना कि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी किसके सामने खड़ा है, पॉजिटिव यानी x² के सामने खड़ा है। x² अपने आप में 0 या 0 से बड़ा होता है, हम कह सकते हैं कि x² जगह ये रख सकते हैं y अपॉन y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ से आंसर आपको क्या दिखेगा, y का एक वैल्यू आ रहा है 0, एक आ रहा है -1। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये आ गया 0, ये -1, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। यस यस। ठीक है, पॉजिटिव लेना है आपको, ये इधर और ये इधर। आप देख लीजिए यहाँ पे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ मैं, अगले क्लास में जो भी किसी को डाउट होगा पूछ सकते हैं, और किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, है ना। मैं 2 मिनट यहीं कहूँ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो आप ऐसा करें कि फंक्शन का जितना कॉपी का क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करें। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने के बाद मेरे को यही फील हो रहा है कि ये जो 1 से 2 मंथ जो निकल गया है, आपने फंक्शन का कॉपी बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है।